राजेंद्र यादव जी का रेखा चित्र मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर। कमलेश्वर कमलेश्वर साला सच बोल ही नहीं सकता। दुष्यंत बीड़ी मुंह में लगाकर कहता है। वह जब गंभीर हो तब भी कुछ न कुछ उछालता लगता है। उसे छिपाने के लिए ढेर सा धुआं नाक से निकालता है। ज़रा ज़रा सी बातों में और बिना वजह झूठ बोलता है। आप पूछिए, मद्रास होटल की तरफ से आ रहे हो? तो जवाब देगा, नहीं, सिंधिया हाउस से चला आ रहा हूँ। सूरत से बदमाश नहीं लगता। मैं ज़ोर से हंस पड़ता हूँ। दिल्ली में रोहतक रोड पर मैं और दुष्यंत काफ़ी नज़दीकी फासले पर रहते थे और रोज़ मिलना होता था। एक दिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की। अब तू काफ़ी बड़ा हो गया है, जिम्मेदार पद पर है, अपने अंदर कुछ सीरियसनेस और सोब्राइटी ला और यह बचकानी हरकतें बंद कर। एक तो तेरी शक्ल ही ऐसी है कि गिरहकट और उठाई गिरे का गुमान हो, और फिर तेरी यह करतूतें। दुष्यंत ने मुस्कुराकर काहिया निगाहों से मेरी ओर गौर से देखा कि मैं कितनी गंभीरता से अपनी बात कह रहा हूँ, और फिर हो करके अपनी मुरादाबादी हंसी हंसने लगा। बस तभी से उसके दिमाग में बैठ गया कि वह शक्ल से भला आदमी नहीं लगता, और कोई दूसरा यह बात न कह बैठे, इसलिए खुद दूसरों के बारे में यही कहता फिरता है। सुबह से कमलेश्वर दूसरा शिकार था। लेकिन कमलेश्वर शक्ल से बदमाश नहीं, शैतान और इंटेलिजेंट लगता है। हो सकता है दुष्यंत ने कमलेश्वर को कैदियों वाली उस पोशाक में देखकर ऐसा कहा हो, जिसे वह गर्व से नाइट ड्रेस कहता है, या इलाहाबाद में अश्कजी के यहाँ उमेश की शादी पर उसे बाकायदा साबुन और ब्रश लेकर मेरी और राकेश की हजामत बनाते देख लिया हो। लेकिन मूलतः कमलेश्वर बदमाश नहीं, दुष्ट यानी मिस्चीवियस अधिक है। शीन कौफ से दुरुस्त, तलफुस साफ और तराशी हुई संतुलित आवाज़, बात को निहायत प्रभावकारी तरीके से कहने की कला, पतले पतले होंठ, तीखे और फोटोजेनिक नक्श, सांवला रंग और शातिर आँखें। लगता है जैसे आप सचमुच किसी समझदार आदमी से बातें कर रहे हैं। एक हाथ की उंगलियां खोल खोल कर मेज़ पर हाथ पटक पटक कर वह आपको घंटों किसी ऐसी किताब, फिल्म, घटना, कहानी या चीज़ के बारे में सविस्तार पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बताता रहेगा, जिसे न उसने पढ़ा है, न देखा है, और न उसके बारे में उसे कोई जानकारी है। इसलिए दुष्यंत की इतनी बात सच है, कमलेश्वर अव्वल नंबर का झूठा है। मुंह से जब वह झूठ बोलता है तो एक अच्छी कंपनी होता है, और कलम से बोलता है तो सफल कहानीकार। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वह भी एक दिन कृष्णचंद्र जैसा सफल और पॉपुलर कहानीकार बन बैठे। हर झूठा और पढ़ा लिखा आदमी कहानीकार नहीं हो सकता, वरना आज सारे के सारे प्रयागवासी कवि, आलोचक, कहानीकार हो गए होते, और उनके चारणों को कहानी भी आधुनिक संवेदनाओं को वहन कर सकने वाली विद्या लगने लगी होती। हाँ, हर कहानीकार को कहीं न कहीं झूठ को साधना ज़रूर पड़ता है। यह न हो तो उसकी कला और फोटोग्राफी में फ़र्क करना मुश्किल पड़ जाए। लेकिन कमलेश्वर ने झूठ को आदत बना लिया है। अपने एक प्रेम संबंध को लेकर साहसहीनता के कारण वह झूठ बोला करता था। आज उन्हें ऐसे किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है। जाने उसके कितने भाई और चाचा हैं जिनके अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं और वह अपने अपॉइंटमेंट निभा नहीं पाता। इसके अलावा अपनी तरफ से गड़ गड़ कर झूठ बोलना या घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर सुनाना उसकी प्रिय हॉबी है, और उसने हम सबके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प चुटकुले गढ़ रखे हैं। इन्हें सुना सुनाकर अक्सर वह महफिलों में कह कहे बटोरता है और खिंचाई करने का आनंद पाता है। उखड़े हुए लोग और राजेंद्र यादव का इलाहाबाद आगमन
दुष्यंत जी इंटरव्यू देने दिल्ली पहुँचे। मार्कंडेय की लोकगीत मंडली, राकेश का विरोधी कैंपों में मेल कराने का प्रयत्न इत्यादि दर्जनों चंडू खाने के किस्से उससे आप सुन लीजिए। इसका उद्देश्य केवल दूसरों की टांग खींचकर मज़ा लेना है, लेकिन जिन लोगों से उसकी लगती है उनके किस्सों में जहरीला डंक देना भी वह जानता है। मेरा व्यक्तिगत परिचय कमलेश्वर से उन दिनों हुआ जब दुष्यंत, मार्कंडेय और कमलेश्वर का त्रिशूल त्रिवेणी का त्रास बना हुआ था। इन दिनों में सबसे छोटे कद के साफ कुर्ता पजामा पहने लड़के से लगने वाले कमलेश्वर को ही मैंने सबसे अधिक जिंदादिल वार्तालापकर्ता के रूप में पाया। आज जैसी टेढ़ी और सीआईडी इंस्पेक्टर वाली शातिर निगाहें तब उसके पास नहीं थी और देखने में मासूम लगता था, लेकिन बहुत ही हाजिर जवाब, पुरमजाक, समझदार और तेज वह तब भी था। दिल्ली का एक छोटा सा किस्सा सुनाए बिना नहीं रहा जाता। भूतपूर्व आलोचक और नई कविता के शास्ता कवि को दिल्ली रेडियो ने कुछ अपेक्षाकृत और भी नए कवियों के साथ बुक कर लिया था। इसलिए जब प्रोग्राम के बाद वे बाहर निकले तो निहायत भन्नाए हुए थे, चेहरा उतरा हुआ और पांव लड़खड़ाए हुए। सीधे स्टेशन की सवारी लेकर इलाहाबाद का टिकट लेने को उतारो। रेडियो और गैर रेडियो के ये लोग दुनिया भर की टीका टिप्पणियां करते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर चले आ रहे थे, लेकिन कवि जी एकदम चुप। कमलेश्वर से नहीं रहा गया और निहायत ही संजीदा स्वर में बोला, साहब, क्या आप घंटे भर के लिए मुझे अपना चेहरा उधार दे देंगे? सब लोग चौंके। यह क्या मांग है? कवि ने प्रश्न दृष्टि से देखा। गला सूखा हुआ होगा, इसलिए इशारे से ही पूछा, क्यों? बस सिर्फ घंटे भर को ही चाहिए, फिर लौटा दूंगा। अब सबने आग्रह किया, क्यों भाई, आखिर मकसद तो बताओ। तो निहायत मासूम लहजे में जवाब देता है धीरे से, जूते खाने को मन करता है। बात शायद बहुत चुभ जाती, लेकिन कमलेश्वर का अंदाजे बयां और बात के कह कहे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि निहायत यथार्थवादी हाव भाव, प्रभावशाली मुद्रा मूड, साफ सुथरी जबान, चरम आत्मविश्वास भरा लहजा और उसे अर्थ देने का अपना व्यक्तित्व और ठाठ एक मूलतः झूठी बात के लिए यह कमलेश्वर व्यक्ति नहीं, कथाकार है। काल्पनिक, रूमानी कथ्य, वास्तविक लगने वाला कथानक और घोर यथार्थवादी परिवेश। मैं इसे उसकी कला का गुर मानता हूँ और दिल्ली की जिंदगी पर लिखी गई कहानियों तक में इसके भग्नावशेष हैं। शायद इसे ही रोमांटिक यथार्थवाद कहते होंगे, जो कृष्णचंद्र में अपने सारे दोषों और खामियों के साथ मौजूद है। मैं अपने को पाठकों के उस दल में पाता हूँ जो कमलेश्वर की ज़बान पर मुग्ध हैं, लेकिन इस सत्य का ज्ञान मुझे सबसे पहले उसकी नीली झील कहानी पढ़कर हुआ। नीली झील की भाषा, उसका वातावरण, उसकी शैली की सांकेतिकता और इंद्रिय बोध के अनेक स्तरों को छू सकने वाली भंगिमा, सभी ने मुझे इतना आच्छन्न और अभिभूत कर दिया कि पहली बार तो मैं चकरा गया। जब दोबारा पढ़ा तो लगा कि और तो सब ठीक है, लेकिन मूल बात में कुछ गड़बड़ है। फिर कुछ समय बाद तो अपने आप साफ हो गया कि एक असंभाव्य कहानी को यथार्थवादी जामा पहना दिया गया है। यानी निहायत सुरुचिपूर्ण, शिक्षित और सुसंस्कृत सौंदर्यबोध और संवेदना वाले शहरी नवयुवक कवि को महेश पांडे का शरीर दे दिया गया है। राजा नरबंसिया में भी यही कमजोरी थी, लेकिन दुहरी कथा का शिल्प उसे संभाल ले गया था। जहाँ यह कुंजी मेरे हाथ लगी तो पाया कि 3 दिन पहले की रात, डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियाँ, सभी का रहस्य मेरे सामने खुलता चला जा रहा है कि क्यों नीली झील में पानी की छोटी से छोटी लहरीली सलवट और उस पर तैरता मरा पक्षी, खून की लाल धारा और मुलायम घास, सभी कुछ याद आता है। नहीं याद आते तो महेश पांडे और पार्वती। कि क्यों डाक बंगला में चीड़ वन का एक एक पेड़, पहाड़ी पगडंडी पर दौड़ता घोड़ा,
बर्फीली सुनसान घाटी में भटके हुए लोग सभी याद रहते हैं। नहीं याद रहती तो खुद वह औरत जिसके बूते डाक बंगले का प्रतीक गढ़ा गया है। एक सड़क 57 गलियों का बस अड्डा, जिसे मैं शानी के कस्तूरी वाले बस के अड्डे से कभी कभी कंफ्यूज कर जाता हूँ। वहाँ आती बसें, उड़ती हुई धूल, आवाज़ें लगाते बीड़ी पीते क्लीनर ड्राइवर, रामलीला, सभी दृश्य सामने आते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य हुआ करता था कि जिस व्यक्ति की निगाह से वातावरण का महीन से महीन डिटेल और नाजुक रेशा न छूटे, जो जड़ परिवेश को सजीव मोड़ दे देने की कला में ऐसा माहिर हो, उसकी आंख कथानक और व्यक्तियों की मोटी मोटी असंगतियों पर क्यों नहीं जाती? और क्यों कश्मीर का ऐसा खूबसूरत यथार्थवादी वर्णन देने वाली कलम अगली ही सांस में सुंदर नगर के ठेकेदार की बकवास सुनाने लगती है? मुझे लगता है कि कमलेश्वर का यही कॉन्फिडेंस उसे खुशफहमी देता रहा है कि सामने वाला उसकी मनगढ़ंत कहानी को सिर्फ इसलिए गले उतारता जाएगा कि कमलेश्वर को बहुत आत्मविश्वास, खूबसूरत जबान और सही हाव भाव के साथ बात को कहने की कला आती है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि कस्बे के कहानीकार का स्टंट सफल कर चुकने के बाद से ही कमलेश्वर अपनी इस कमज़ोरी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लेखक चाहे जितना झूठ बोले, जिंदगी में चाहे जितना बहके, उसका दर्द और गलत का एहसास सबसे ज़्यादा उसे ही खाता है। लोग भूल जाते हैं, लेकिन वह खुद नहीं भूल पाता कि वह एक बिखरा और मरोड़ा हुआ व्यक्तित्व लेकर जी रहा है, जीने को मजबूर है। अनुभूति और कचोट की यह तीव्रता ही बताती है कि कहीं वह संवेदनशील और ईमानदार प्राणी है, वरना भटकन और खोएपन के दर्द को वह खोई हुई दिशाएं जैसी ज़बरदस्त कहानी में कैसे उतार पाता। जाने अनजाने गलतियों और झूठों के जितने गहरे तिलस्मी जाल में कमलेश्वर फंसता चला जा रहा है, उतनी ही उसके लेखन में गहराई आती चली जा रही है। उसकी आत्मा की तड़प संवेदना को निखारती जाती है। मैं जब जब उसे इस पहलू में देखता हूँ, मुझे ईर्ष्या होने लगती है। उसने जिंदगी में शाब्दिक अर्थ में पापड़ नहीं बेले, यह सही है, लेकिन यह राकेश और मेरी तरह हॉन्ट हाउस ब्रीड आदमी नहीं है। बाहरी और भीतरी कटुताओं ने उसके लेखन को निश्चित प्रगति और शान दी है। इसे उसकी पहली अच्छी कहानी गर्मियों के दिन से लेकर खोई हुई दिशाएं और दिल्ली में एक मौत में देखा जा सकता है। उसने अपनी गलतियों से अक्सर कुछ सीखा है। वह खुद कहता है, यह एहसास मुझ में न होता तो मेरा आज पता न होता। खोखले सामंतवाद के जिस माहौल में मैं पला हूँ, उसमें क्या क्या बुराइयाँ नहीं थी, लेकिन बचपन में ही पितृहीन हो जाने ने मुझ में एक जिम्मेदारी का एहसास भी भर दिया। जिंदगी हो या कला, सेकेंड हैंड अनुभवों पर जीना उस समय बहुत भारी पड़ जाता है जब अपने पास उन्हें पचा सकने लायक शक्ति न हो। दूसरों की तरह कमलेश्वर ने भी लेखक प्रकाशक बनकर अपना व्यक्तित्व खड़ा करना चाहा था, बिना अपनी और अपने साथियों की एक निष्ठता को तोले हुए। उसी तरह सेकेंड हैंड अनुभवों पर शुरू की कुछ कहानियाँ लिखने की गलती भी उसने की थी। और चूंकि ये सारी कहानियाँ वे हैं जिन पर अपने समय में काफ़ी पुष्प वर्षा हुई है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कमलेश्वर अपने उसी शातिर अंदाज में कहेगा, यहाँ तो प्यारे एक कहानी लिखते हैं और साल भर को निश्चिंत हो जाते हैं। जब तक उस कहानी का घाव ठंडा होता है, तब तक अगले साल फिर एक लिख लेते हैं। तुम सब साले इसीलिए तो कुड़ते हो कि इसकी हर कहानी क्यों झंडे गाड़ती चलती है। मगर इधर उसने रोज़ झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं और इतने गाड़ दिए हैं कि वे गड़े मुर्दे होकर रह गए हैं। इसलिए उखाड़ उखाड़ कर एक एक झंडे को 5-5, 6-6 जगह गाड़ा है। शिकायत के जवाब में अब वह इतना ही कहता है, यार इन सबको संग्रह में थोड़े ही दूंगा, लेकिन बताओ इतना ना लिखूं तो क्या करूं, कैसे रहूं। इस सब के बावजूद कमलेश्वर की शायद ही कोई कहानी हो जिसने कहीं न कहीं मुझे अपनी सामर्थ्य का एहसास न करा दिया हो।
कभी प्रारंभ का वाक्य ही ऐसा होता है कि तबीयत फड़क उठती है, और कभी बीच में ऐसा कुछ आ जाता है कि गुस्सा आता रहता है। यह कमबख्त सारे दिन इस या उस तिकड़म में लगा रहता है, और यह सब लिख किस समय लेता है। इसका कमरा क्या है, अच्छा खासा वेटिंग रूम है, कोई ना कोई बैठा ही रहता है, और हांडी जैसी एस्ट्रे में चारमीनार झाड़ते हुए आप प्रवचन पिला रहे होते हैं। कभी कभी वेटिंग रूम एक ऐसी धर्मशाला में बदल जाता है जहां खाना कपड़ा से लेकर हजामत का सामान, जूता और जेब खर्च सभी कुछ बिना ऑब्लिगेशन मिलता हो, और गुसलखाना साफ करने वाला जमादार भी बिना किसी दुविधा संकोच के सिगरेट या ब्लेड खुद निकाल लेना अपना अधिकार मानता है। मैं इन मामलों में कुछ फ्यूडल हूँ, और ये बातें मेरा मूड खराब कर देती हैं, लेकिन खुद तंगी और तकलीफ में रहकर औरों को सुविधा जुटाने में कहीं कमलेश्वर का बड़प्पन तृप्त होता है, और धर्मशाला के यात्रियों के बीच निहायत इत्मीनान से औंधा लेटा अपनी बेहद सधी खूबसूरत हैंडराइटिंग में किसी कहानी को पहली और अंतिम बार लिख रहा होता है। उसकी यह शांति और एकाग्रता मुझे जलाकर खाक कर देती है। मन्नू नई कहानियों का विशेषांक संपादित कर रही थी। चाहती थी कि जैसे भी हो राकेश और कमलेश्वर की कहानियाँ ज़रूर आएं। उन्हीं दिनों कमलेश्वर नई कहानियाँ का संपादक हुआ था, और मैं उसी सिलसिले में दिल्ली गया था, उसके साथ ही ठहरा था। कमलेश्वर की व्यस्तता का क्या कहना, उसे कहानी लिखने का समय ही नहीं मिलता था। जब कहो तो नकियाए स्वर में कह देता, तो यार जान क्यों खाता है, सुबह कहानी ले लेना। ऐसी जाने कितनी सुबहें हुई और समय नहीं रह गया। एक दिन सुबह उठकर देखा तो तकिए को मरोड़कर पसली के नीचे रखे मेंढक मुद्रा में कथाकार कहानी पर जुटे हैं। मैं चुपचाप भीतर बैठकर सिगरेट पीने लगा। वह वहीं से बोला, कहानी शुरू कर दी है, और उठकर भीतर आ गया। 2 सिगरेटें पी और नमाज पढ़ने की तरह घुटने सामने मोड़कर फिर लिखने लगा। कोई साहब मुझसे मिलने आ गए तो हम वहीं बातें करने लगे। उनसे माफ़ी मांगने के स्वर में कहा, बस अभी कहानी ख़त्म करता हूँ इस वक्त। नायिका बहुत ही भावुक डायलॉग बोल रही है। हम लोग बातें करते रहे, वह सामने पलंग पर बैठा लिखता रहा। 15 मिनट बाद बोला, भावुकता कुछ ज़्यादा हो गई है, बस ज़रा सा यथार्थवादी वातावरण डाला कि ठीक हुई। थोड़ा सा नीम का सरसराना, धूल का उड़ना, दीवारों की धूप। फिर 15 मिनट बाद, यार बड़ा करुण प्रसंग आ गया है, मशीन का दृश्य है, कहकर काइयापने से हंस पड़ा। बस इसके बाद एक मोड़ दिया कि कहानी ख़त्म, और 10-15 मिनट बाद ही उसने कहानी मेरे सामने फेंक कर कहा, लीजिए साहब, कर दीजिए मन्नू जी को खबर। कहानी में कहीं कोई काट छाँट नहीं, नाम रखा जो लिखा नहीं जाता। मैं सचमुच दंग रह गया। 2 आदमी सामने बैठे बातें करें और मैं रुक रुक कर ऐसे हल्केपन से हर स्थिति की खबर देता जाऊं, यह मेरे लिए कतई कतई मुमकिन नहीं है। इसे कहते हैं कहानी लिखना। तुम और राकेश कहानी लिखते हो, दंड पेलते हो दंड। बड़ी असंगत लगती है ऊपरी बिखराव के साथ यह मानसिक एकाग्रता, भीतरी शांति। शांति और एकाग्रता केवल उस समय जब कलम हाथ में हो, वरना कमलेश्वर से कभी मिल लीजिए, कहीं मिल लीजिए, वह या तो कहीं से भागता दौड़ता चला आ रहा है, या जल्दी जल्दी सामने का काम खत्म करके उसे भागना है। इस बीच के समय में बातें करते हुए हमेशा लगेगा कि वस्तुतः उसके दिमाग में कोई गहरी तिकड़म चल रही है। वह बातें आपसे कर रहा है, लेकिन दिमाग में जल्दी जल्दी कुछ योजनाएं बना रहा है, और मेरी लेखकीय दृष्टि बता देती है कि वह प्लानिंग लेखन प्रक्रिया नहीं है। इस तरह की तिकड़म भरी प्लानिंग राकेश के दिमाग में भी चलती रहती है, लेकिन कमलेश्वर का चेहरा उस तनाव को जाहिर कर देता है। यही कारण है कि वह राकेश की तरह अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र के साथ दुराव नहीं बरत पाता। न बाद में रोता है कि उसके मित्र उसकी ईमानदारी पर शक करते हैं कि वह दुनिया में बहुत अकेला और अनसमझा है। इसलिए कमलेश्वर की यह बेचैनी एक ऐसे व्यक्ति की बेचैनी लगती है जिसके भीतर जीवन का स्रोत
प्लावन की तरह बह निकलना चाहता हो और उसकी समझ में न आता हो कि उसका वह क्या करे। लिखते लिखते उठेगा, गुड्डों को ऊपर नीचे झुलाएगा, रसोई में जाकर दो चार कौर कुछ चबाएगा और फिर आकर लिखने लगेगा। बातें करते करते अचानक उठेगा, सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ इस कमरे से उस कमरे में झांकेगा, खिड़की पर खड़ा होगा और फिर बातें करने लगेगा। रात को 11 बजे सिगरेट लेने गली के कोने तक जाएगा। आप प्रतीक्षा करते रहेंगे और वह 2 बजे लौटकर कुछ पढ़ता हुआ सो जाएगा। सुबह 7-8 पर फिर तैयार। उसकी यह बेचैनी हमेशा आप पर कुछ ऐसा प्रभाव डालेगी जैसे वह कहीं फौजों को लड़ते छोड़ आया है और जाते ही उसे उनका चार्ज संभाल लेना है। कोई लड़ाई है जिसे फिर जाकर लड़ना है। और शायद इस तरह लड़ते हुए उसे बहुत दिन हो गए हैं। कभी कभी आशंका होने लगती है किसी दिन वह हार तो नहीं जाएगा और उसके मोती जैसे अक्षर, लहजे का आत्मविश्वास, हाजिर जवाबी और मजाकिया विट, शैली की खूबसूरती और वातावरण को मोड़ देने की कला टूटे हुए कवच की तरह दयनीय तो नहीं हो उठेंगे। क्योंकि यह लड़ाई सीधी और सरल नहीं है। यह विचित्र विरोधाभासों की लड़ाई है। यही क्या कम विरोधाभास है कि कमलेश्वर जिंदगी के छोटे छोटे झूठों के हथियारों से युग के अनेक स्तरीय सबसे बड़े झूठ के खिलाफ लड़ रहा है। हम सबकी तरफ से लड़ रहा है। वह झूठ जो कभी उसे कम्युनिस्ट घोषित करके बीबीसी लंदन में मिलती नौकरी से हटाने की कोशिश करता है, तो कभी डेविल ऑफ पीस और नई कहानी और औरंगजेब बताकर अपने को शाहजहां का गौरव प्रदान करता है। सुना तो मैंने कहा औरंगजेब तो ठीक है, लेकिन शाहजहां तो कई हैं और हर शाहजहां दूसरे को पीछे धकेल कर कहता है असली शाहजहां मैं हूँ, मुझे पकड़कर कैद करो। और मैं, मन्नू, कमलेश्वर देर तक हंसते रहे। हाँ यार, ये नैतिक पुनर्शस्त्रीकरण के स्तूप मुझे औरंगजेब बताते हैं। मेरे हाथ में हथियार देकर कहते हैं मुझे मारो। वह औरंगजेब के नहीं, अभिमन्यु के ज़्यादा निकट पड़ता है और उसकी ऊपरी तेज़ी एक हथियार की तेज़ी की ही याद दिलाती है। यह उसका स्वयं आरोपित व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति इस हथियार को लेकर लड़ रहा है वह भीतर से बहुत सरल, संवेदनशील और अजहद भावुक है। ऐसा भावुक जो सिंसियर होने के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। आप गलत हो या सही, अगर वह आपका मित्र है तो फिर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपके मित्र उसके मित्र हो जाते हैं। आपके शत्रु, राकेश का पीछा किया जा रहा था और टैक्सियों में या अकेले में वही उसके साथ था रात दिन। राकेश को हवाई जहाज़ से बम्बई जाना था और वही रात को सामान लेकर पालम पहुंचा था। सारा दिन भटक कर रात को 2-2 बजे आता था और हर समय किसी खटके की आशंका से चौकन्ना रहता था। गुगलानी जी तो मज़े में अपनी तिन्नी को लेकर बम्बई उड़ गए और अगले दिन फत्ते 5 लड़कों को लेकर मुझे पीटने आ पहुँचे। यही नहीं, आज जयंत की समस्या हल कर रहे हैं, कल जोशी जी की शादी करने में बड़े भाई बने हैं, परसों नरेश का सामान लदवाए चले आ रहे हैं। हाँ, यह पता लगाना ज़रा टेढ़ी खीर है कि किन क्षणों में उस पर एकदम विश्वास किया जा सकता है, किन क्षणों में बिल्कुल नहीं। चारों तरफ से कमरा बंद करके अत्यंत गंभीरता से वह जिसके साथ 3 घंटे बातें करता है, विश्वास देता और लेता है। हो सकता है उसकी सीढ़ियाँ उतरते ही कहे चुंगत कहीं के, कमलेश्वर ही एक बेवकूफ़ मिला है, दुनिया भर की तवालतें लें, विश्वास में आकर ब्लैंक चेक दे दे और आप बैठे बैठे मक्खन खाएं। उस वक्त कमलेश्वर को याद भी ना करें। उसके इलाहाबाद और दिल्ली के मित्रों ने उसका जिस तरह उपयोग करना चाहा है वह उसे तल्ख भी बना देता है। वह कुड़ता है, भन्नाता है, लेकिन जब सामने आकर वे कंधे पर हाथ रखकर आंखें गीली करके कहते हैं यार कमलेश्वर तू समझता नहीं है, तो कमलेश्वर जी फिर भावुक हो जाते हैं। भावुकता शक्ति और कमज़ोरी दोनों है। यह देखने के लिए कमलेश्वर के निकट आना होगा, क्योंकि उसकी भावुकता बात बात में बह निकलने वाली गिलगिली भावुकता कतई नहीं है। भावुक लोगों की बहुत किस्में हैं। मैं उनमें 2 तरह के भावुकों को जानता हूँ।
कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़रा ज़रा सी बातें छू जाती हैं। वे आपसे उम्मीद किए बैठे हैं कि मिलते ही आप उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे। हेलो कहकर आप उनके गले से लिपट जाएंगे, लेकिन आप निहायत संयत भाव से बिना कुछ बोले उनकी तरफ कॉफ़ी सरका देते हैं। लीजिए साहब, उनकी भावनाओं को चोट पहुंच गई और वे अब आंखों भरे आपकी बेमुरवती पर खफा हैं। ज़रा सी उपेक्षा उनमें आत्महत्या की इच्छा जगा देती है और ज़रा सा प्यार उनकी आंखों में आंसू ले आता है। छोटी छोटी बातों पर वे ऊपर से रोते, सिर धुनते हैं, खुश होते और नाचते हैं, लेकिन भीतर से निहायत व्यावहारिक, स्वार्थ दृष्टा और निर्विकार, कोल्ड हिसाबी। उनका हर आंसू और कहकहा प्राणों का उन्मुक्त विसर्जन नहीं, सिर्फ हथियार या ढाल होता है, एक वेल कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट। इसीलिए व्यवहार में ये लोग घोर प्रैक्टिकल और किसी हद तक क्रूर भी होते हैं। कोई बता रहा था कि गोयल्स की आज्ञाओं पर जब हजारों बेकसूर यहूदी गैस चैम्बर्स में घुट घुट कर दम तोड़ रहे होते हैं, उस समय वह खुद बाख का संगीत सुनता हुआ भाव विभोर रो रहा होता था। गांधीवाद ने तो इस तरह के भावुकों की पूरी एक फौज ही पैदा कर दी है। दूसरी तरह के भावुक न बात बात पर रोते हैं, न गदगदाते हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं आते और भावना और विश्वास की एक नन्ही सी गंध चुपचाप जिंदगी की धार को मोड़कर चली जाती है और पूरे होश में सुने हुए केवल 2 छोटे छोटे वाक्य संघर्षरत सिपाही की आत्मा की धरोहर बन जाते हैं। हो सकता है यह हद दर्जे की भावुकता ही हो, लेकिन कमलेश्वर की भावुकता कहीं उसने कहा था कि लहना सिंह की वंशधर भी है। उस दिन वह मेरे लिए सचमुच अभिनंदनीय हो उठा था, जिस दिन हर प्राप्त सुविधा और साधन की कीमत पर उसने इस भावना को खरीदा था। 5-1 साल पहले की बात है। मैं कलकत्ता से आगरा जा रहा था। रीढ़ की हड्डी में दर्द था और बैठना मुश्किल था। कमलेश्वर ने हर तरह की सुविधाएं जुटाई थी कि मैं कुल्टा का उत्तरार्ध पूरा कर लूं। होली का भूत बने हुए उसने मुझे कहीं से एक टाइपराइटर लाकर दे दिया था। रोज़ रात को देर तक हम लोग गप्पे लड़ाते, योजनाएं बनाते। कमलेश्वर ने नया नया प्रकाशन शुरू किया था, सो दुनिया भर का जोश मन में था। कुछ भी सुनने की फुर्सत नहीं थी। रात को 2 बजे जब वह मुझे स्टेशन छोड़ने आया तो मैंने सवाल सामने रख दिया। खिड़की पर कोहनी टेके वह खड़ा था। बेवकूफ़ी ही सही राजेंद्र, लेकिन है, जिंदगी में सभी कुछ अच्छा करने का ठेका लेकर तो हम आए नहीं थे। रास्ते भर वह मुझे निहत्ते अभिमन्यु की याद दिलाता रहा। शायद अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी की पहली चिंगारी वहीं मिली। यह वह खुद जानता है कि ऐसी भावनात्मक निष्ठा एडोलेसेंस और बेवकूफ़ी ही है, एक ऐसी कमज़ोर पतवार जो जाने किस मझदार में जाकर टूट जाए। शायद यह भी वह जानता है कि ऐसे ही नाजुक तलवे को बचाने के लिए नुकीले और खुरदुरे जूते पहनने होते हैं, ताकि हर व्याध उसे ही निशाना न बना ले, और तब आदमी हठपूर्वक झूठा और सजग बनता है। भावनात्मक निष्ठा सचमुच एक कमज़ोरी है। यह एहसास उसे उकसाता और ललकारता है कि वह दुनिया भर और साधन संपन्न लोगों को उनके स्तर पर मात दे। यह दूसरी चक्रव्यूही असहायता है। यह उसका बहुत संवेदनशील होना है, जो उसे एक के बाद दूसरी भूल भलैयों में ले जाता है। मजबूरी यह है कि न तो वह दूसरों की भावनाओं के प्रति क्रूर हो पाता है, न अपने प्रति गैर ईमानदार, लेकिन अपने और दूसरों के बीच संगति नहीं बैठ पाती। तब निश्चय अनिश्चय का द्वंद्व उसके जीवन का पर्याय बन जाता है। उसके लिए निर्णय न ले सकना साहसहीनता नहीं, क्रूर और कैलस न हो पाना है। ईमानदारी से पूछा जाए तो आज व्यक्तिगत नैतिकता और परंपरागत नैतिकता के इस द्वंद्व को पार कर लेना किस अकेले आदमी के बस का है। इसके लिए तो शायद पूरी एक संवेदनशील पीढ़ी को निर्णयहीनता की इस घुटन से गुजरना होगा, क्योंकि निर्णय वरन चुनाव कर सकने के लिए हम में से कौन स्वतंत्र है।
कौन कह सकता है कि उसने किसी न किसी भीतरी बाहरी, दूर और पास की लाचारी में अपना हर निर्णय नहीं लिया है? फिर एक ही जगह दूसरे एपिसोड को चुनते चले जाने की अपेक्षा न चुन पाने की इस मजबूरी को स्वीकार कर लेना सचमुच गैर ईमानदारी ही है क्या? कुछ नहीं कोई नहीं से लेकर नीली झील तक कमलेश्वर की अनेक कहानियाँ भावनात्मक निष्ठा यानी परंपरागत नैतिकता के खिलाफ व्यक्तिगत नैतिकता की प्रतिष्ठा को आकस्मिक रूप से ही रेखांकित नहीं करती। बहरहाल दुष्यंत की इज्जत की खातिर मैं इतना ज़रूर मान लेता हूँ कि कमलेश्वर अपना सच नहीं बोल सकता, मगर अपने युग और अपनी पीढ़ी का सच वह ज़रूर बोल सकता है। उसके पास ज़बान है और उसे बात करना भी आता है, क्योंकि इसी सच पर आकर बड़े बड़े ज़बानदार लोग चुप हो जाते हैं।